Assalamu alaikum guys, my name is Atif Wasim Bhatt and in this lecture I'm gonna teach you about meta tag. Meta tag का अगर मैं आपको बताऊं तो वो कोई एक चीज़ नहीं है। मेटा टैग जो है वो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है। डिफरेंट चीज़ों में क्या यूज़ होता है? मेटा टैग यूज़ होता है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। वीडियो में भी तो लंबी हो जाए, 10-15 मिनट की में भी हो जाए। मेटा टैग किस लिए यूज़ होता है? कैरसेट इनकोडिंग के लिए। ये भी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मेटा टैग किस लिए होता है? मेटा टैग होता है वेबसाइट का कि वेबसाइट का ऑथर कौन है, यानी कि वेबसाइट का मालिक कौन है। मेटा टैग किस लिए होता है? डिस्क्रिप्शन बताने के लिए कि ये वेबसाइट किस मुतालिक है। मेटा टैग किस लिए होता है? एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, एसईओ यानी कि आपकी कोई अगर सर्च करता है क्या है, जैसे कि एनिमल, ओके मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो ये मेटा टैग की कुछ मैंने वो चीज़ें बताई जो कि इम्पोर्टेंट है मेटा टैग के हवाले से। ठीक है, कैसेट नेम कंटेंट एचटीटीपी इक्विव, एचटीटीपी इक्विव। ठीक है, ये कुछ एट्रीब्यूट हैं जो कि मेटा टैग में यूज़ होंगे। ये कुछ एट्रीब्यूट हैं, ये मैं एट्रीब्यूट ज़्यादा है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं। ठीक है, 4 कैसेट नेम कंटेंट एचटीटीपी इक्विव। पहला मेटा लिखना है आपने। ये जिस तरह टैग लिखते हैं इस तरह करके, और यहाँ पे मेटा। ठीक है, ये टैग ये जो होता है ये मेटा का, इस वाले मेटा का, ये जो मेटा टैग है इस टैग का एट्रीब्यूट है। इस टैग का एट्रीब्यूट है, इसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। किसका एट्रीब्यूट है? ये इस टैग का एट्रीब्यूट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैट सेट इज इक्वल टू UTF-8, यानी कि इसकी इनकोडिंग, यानी कि जो HTML डॉक्यूमेंट है इसकी कैरेक्टर इनकोडिंग UTF-8 में होनी चाहिए। ओके, इसकी जो कैरेक्टर इनकोडिंग है, कैरेक्टर इनकोडिंग ये मैं ब्राउज़र को बता रहा हूँ, ब्राउज़र को, कि ये HTML डॉक्यूमेंट है और इसकी जो कैरेक्टर इनकोडिंग है वो UTF-8 में होनी चाहिए। उसके बाद है, इन दो को सबसे पहले कवर करेंगे फिर आगे देखेंगे। उसके बाद है मेटा लिखना है, और यहाँ पे बस ठीक है। उसके बाद है मेटा लिख लिया, उसके बाद नेम एट्रीब्यूट है। नेम एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट किसका? मेटा का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद कंटेंट एट्रीब्यूट है, ये भी किसका एट्रीब्यूट है? मेटा का। ऊपर वाले में सिर्फ एक एट्रीब्यूट था, नीचे वाले में 2 एट्रीब्यूट है। ओके, नेम में लिख रहे व्यू पोर्ट, और कंटेंट है विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। ये वाला जो मेटा टैग है ये यूज होता है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। हाँ, अगर आप आगे जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जैसा ये डाल दिया तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जो वेबसाइट है वो कंप्यूटर के मुताबिक जब खुले तो वो कंप्यूटर के मुताबिक खुले, जब मोबाइल के मुताबिक खुले तो मोबाइल के मुताबिक खुले, जब आईपैड के मुताबिक खुले तो आईपैड के मुताबिक खुले। उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव होना। ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा। तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ टैग लगा दिया तो रिस्पॉन्सिव बन गई। CSS के अंदर जो स्टाइल शीट होती है हमारी वो उसमें सारा लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये टैग डालना ज़रूरी है, मेटा टैग। ठीक है, ओके, ये दो अभी मैं आपको कवर करवाता हूँ और उसके बाद अगले देखेंगे। आई थिंक से 2-3 और हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेटा टैग है इसको डाला जाता है हेड के अंदर, हेड के अंदर। ओके, और कुछ लोग इसे मेटा एलिमेंट भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि हेड जो है वो एक एलिमेंट है, तो कुछ लोग इसे मेटा एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसे मेटा टैग ही कहता हूँ ज़्यादा। ओके, सो इसका प्रैक्टिकल जल्दी से देख लेते हैं। इसमें कुछ इतना है नहीं, मीन्स के कुछ इसमें आपको नहीं फ़र्क नज़र आएगा कि लाइन वगैरह आ रही है और ये चीज़ें आ रही है, ये तो नहीं होगा। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, सो गाइस मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है और वही try.html वाली फाइल चल रही है। HTML क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज। पहला मेटा टैग देखते हैं। मेटा टैग किसके अंदर आता था? हेड के अंदर। सबसे पहले तो मैं मेटा लिखता हूँ और उसके बाद भी मैं लिखता हूँ मेटा। ये 2 दफ़ा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 2 दफ़ा मेटा करना। ठीक है, तो अभी इसको मैं फिलहाल के लिए ख़त्म करता हूँ। और यहाँ पे लिखना है एट्रीब्यूट कैट सेट इज इक्वल टू डबल कोट्स और UTF-8, बस। ठीक है, इतने से काम बन जाएगा। बस यही इस मेटा टैग में था। इससे ब्राउज़र को पता लग जाता है कि जो कैरेक्टर सेट है इस डॉक्यूमेंट का वो क्या है?
वो क्या होना चाहिए, UTF-8 में होना चाहिए। ठीक है, UTF-8 में होना चाहिए। ओके, सो ये मैंने मेटा लिख दिया। ये मैं ब्राउज़र में रन करूँगा तो इतना फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। बेसिकली हमने ब्राउज़र को बताना होता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो उसकी करेक्टर सेट क्या होना चाहिए, इनकोडिंग करेक्टर इनकोडिंग क्या होनी चाहिए, UTF-8 होनी चाहिए। अब मैं दूसरे एलिमेंट की बात करता हूँ या दूसरे मेटा टैग की बात करता हूँ। तो मेटा लिखना है, पहले जो एट्रीब्यूट हमारा यूज़ होगा वो होगा नेम, और इस नेम के अंदर आता है व्यू पोर्ट। ओके, और कंटेंट में आ जाएगा विड्थ जो हो वो इक्वल हो जब भी खुले, यानी कि अगर तो मोबाइल पे खुल रहा है तो मोबाइल के हिसाब से विड्थ गिनीजिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोडिंग की और इसको मैंने सेव कर दिया, इसको ऑनलाइन कर दिया, और कोई इसको कंप्यूटर पे खोल रहा है जिसकी जो विड्थ है कंप्यूटर की स्क्रीन की वो फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल है, और सॉरी 1000 पिक्सल्स है, तो उसकी यानी कि जो इस डॉक्यूमेंट की विड्थ हो जाए वो उसके मुताबिक हो जाए। तो यहाँ पे लिखना डिवाइस, अब अगर कोई कंप्यूटर में मोबाइल में खो रहा तो उसके मुताबिक हो जाए। ओके, ये भी मैं को इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा इस वाले की। ठीक है, इसकी एग्जांपल दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट इसके क्योंकि इसमें इतना फ़र्क नज़र नहीं आना, बस ये मैं ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि करेक्टर इनकोडिंग UTF-8 होनी चाहिए, बट इसकी मैं को ज़रूर दिखाऊंगा। तो विड्थ इज इक्वल टू लिखा डिवाइस विड्थ और कॉमा, और यहाँ पे लिखना है इनिशियल स्केल इज इक्वल टू ओके 1.0, डेट्स इट। ये दो मेटा टैग थे। ठीक है, अब बारी आती है एग्जाम्पल दिखाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेव कर लेता हूँ, देन मैं जाता हूँ उस डॉक्यूमेंट में जो कि मैंने तैयार किया हुआ है, तो इसे क्लोज करता हूँ। और ओके, सो ये एक फ़ाइल है figma.html की फ़ाइल, और ये मैंने खुद ही तैयार की है। तो अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरह की फ़ाइल है। ओके, ये एक HTML डॉक्यूमेंट जो मैंने तैयार किया, मैंने कि पूरे वेब पेज मैंने तैयार किया हुआ है। तो इसको देख के घबराना नहीं, इसके अंदर सिर्फ HTML ही यूज़ नहीं हुआ हुआ, बहुत कुछ यूज़ हुआ। तो अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ तो ये देखें, अच्छा मैं इसको इस तरह ना दिखा के कुछ एक और तरीके से दिखाता हूँ। ये देखें, इसको अगर मैं छोटा करता जाऊँगा तो क्या होता जाएगा, ये अभी देखें पहले ये बड़ा था, लेकिन जब ये और छोटा हुआ तो ये छोटा हो गया। ठीक है, और ये और छोटा हो गया, और ये और छोटा हो गया। ठीक है, मीन्स के चेंज हो रहा है इसका सारा कुछ। ओके, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट में करूँ और यहाँ पे जाके देखूँ तो यहाँ पे भी इसी तरह आ रहा है जो कि मैंने पहले देखा था। यहाँ पे देखें iPad पे चेंज हो जाएगा, iPad पे चेंज हो जाएगा, बट iPhone 5 पे जाऊँ तो देखें डिफरेंट तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसके जाऊँ हेड पे, ये देखें जो आपको हेड नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक मेटा यूज़ किया हुआ है व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 0। ठीक है, अगर मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं इसको ओपन विथ करता हूँ नोटपैड, और अगर मैं इसको यूज़ नहीं करता, इसको मैं कर देता हूँ कट, और इसको दोबारा करता हूँ रिफ्रेश। अभी तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट जब ये मोबाइल पे खुलेगी तो ये देखें जिस तरह मैं खोलना चाह रहा था iPhone 5s पे उस तरह नहीं खुल रही है, अजीबो गरीब खुल रही है। ठीक है, तो ये काम करता है हमारा मेटा, ये वाला मेटा नेम व्यू टैग रिस्पॉन्सिव बनाने, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होता है। जिस तरह खुलनी चाहिए थी उस तरह नहीं खुल रही। देखें कितनी अजीब, अभी देखें पिक्सल 2 XL लिखा हुआ ना। अब इसी में देखिएगा, अगर मैं इसे दोबारा पेस्ट करके कंट्रोल पर सर्च करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें ये ठीक है। हाँ, रिस्पॉन्सिव करने के लिए CSS यूज़ होती है CSS, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे यूज़ ना करें, इसको मेटा टैग को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल दिखा दी। अब दोबारा चलते हैं PPT की तरफ और मेटा टैग्स देख लेते हैं जल्दी से। ओके, सो गाइस तीसरा मेटा टैग है मेटा, एक एट्रीब्यूट है मेटा का, HTTP इक्विव रिफ्रेश और कंटेंट में आना है 5। ठीक है, ये मैं बताता हूँ क्या करता है। HTTP इक्विव ये वाला है और कंटेंट ये वाला है। ठीक है, ये वाला एट्रीब्यूट रिफ्रेश, HTTP इक्विव में रिफ्रेश है ना, कंटेंट में आना 5। इसका मतलब ये है कि 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली हमारा वेब पेज रिफ्रेश होता जाए। ठीक है, अब 5 सेकंड बाद रिफ्रेश होगा, दोबारा 5 सेकंड बाद रिफ्रेश हो जाएगा, दोबारा 5 सेकंड बाद रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड्स, तो कुछ भी लिख सकते हैं। ये इस मेटा टैग का मकसद है, इसका मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। चौथा है मेटा एट्रीब्यूट नेम है, कंटेंट है ये। ठीक है, ये किस लिए होता है, ये ऑथर के ऑथर, और यहाँ पे कंटेंट में क्या आता है, ऑथर का नेम आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेबसाइट बनाई है, आप चाहते हैं कि मेरा नाम भी आए, तो मेटा टैग का यूज़ कर सकते हैं। मेटा टैग यूज़ किया, एट्रीब्यूट नेम डाला अपना नाम, यहाँ पे लिखा ऑथर एज इट इज़, और यहाँ पे लिख दिया ऑथर नेम, जैसे कि आपको कोई नाम हो गया। उसके बाद ये वेबसाइट, अच्छा ये डालना ज़रूरी नहीं है, ये मेटा टैग्स, ये यहाँ ये वाले जो मेटा टैग्स हैं, जो नीचे वाले 3 हैं, 1 2 3 और इसके बाद भी एक और है, ये ज़रूरी नहीं है।
मेटा लिखा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट अबाउट वेबसाइट, जो वेबसाइट के बारे में हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे एसईओ को एसईओ हो सकती है, यानी कि आपकी वेबसाइट अगर कोई सर्च करे तो आपकी वेबसाइट आ सकती है। जैसे कि गूगल पे किसी ने सर्च किया कि एनिमल्स, तो अगर आपकी वेबसाइट एनिमल्स के मुताबिक है तो आपकी वेबसाइट आ सकती है, ठीक है, गूगल की लिस्ट में, जैसे यूट्यूब में होता है। उसके बाद कीवर्ड्स या एसईओ के लिए यूज़ होता है कि अगर यहाँ पे आपने लिखना नेम के अंदर कीवर्ड्स, कंटेंट रिलेटेड कीवर्ड्स। रिलेटेड कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि इस वेबसाइट के मुताबिक जो कीवर्ड्स बनते हैं, जैसे कि वेबसाइट में बनाना चाह रहा हूँ क्रिकेट की, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैट, बॉल और क्रिकेट और प्लेयर्स एटसेट्रा वगैरह, ठीक है। तो अगर कोई सर्च गूगल में जाके सर्च करेगा कि कुछ भी सर्च करेगा और गूगल देखेगा कि ये कीवर्ड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपकी जो ये वेबसाइट है वो रैंक कर सकती है, ठीक है। तो इसके मेरे ख्याल इसके बाद कोई और नहीं है, तो 4 देख लेते हैं इकट्ठे ही, क्योंकि इसमें इतना नहीं है। ओके सो गाइस, अब मैं लिखने वाला हूँ तीसरा मेटा टैग। तो यहाँ पे लिखूंगा मेटा और एट्रीब्यूट था इस मेटा टैग का http इक्विव, और यहाँ पे आने वाला है रिफ्रेश, इसकी वैल्यू और इसका कंटेंट जो होगा, मैं कहता हूँ कि 2 सेकंड बाद ये रिफ्रेश हो, ठीक है। और इसको सेव करता हूँ। इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये, ओके, ये रिफ्रेश हुआ, ये रिफ्रेश हुआ, ये रिफ्रेश हुआ, ये रिफ्रेश हुआ, तो 2-2 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो ही जा रहा है। उसका अगला मेटा टैग होता है ऑथर का नेम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम और यहाँ पे लिखता हूँ ऑथर, ओके ओके। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑथर का सारा कुछ लोअर केस में होगा। यहाँ पे लिखा ऑथर के इस, यानी कि कीवर्ड है ऑथर, ठीक है, यानी कि जिस तरह ये कीवर्ड था ना रिफ्रेश, इस तरह ऑथर भी एक कीवर्ड। तो यहाँ पे लिखूंगा कंटेंट और यहाँ पे लिखूंगा आतिफ आसिम, जो कि मेरा नाम, यानी कि वेबसाइट मैंने बनाई है और मैं इसका ऑथर हूँ, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये इससे क्या होता है, इससे ब्राउज़र को पता लग जाता है कि आपके इस वेबसाइट का मालिक कौन है, ब्राउज़र को पता लगता है। यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मेटा टैग जो है वो है, यहाँ पे नेम लिखना है और यहाँ पे लिखना है डिस्क्रिप्शन, होप सो, हाँ यार स्पेलिंग ठीक है, उम्मीद है। कंटेंट, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन क्या लिखूँ, अच्छा मैं ये सिर्फ जैसे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कुछ समझाने के लिए, दिस वेबसाइट इज़ अबाउट एनिमल्स, सो I have many animals in this website like cats and dogs, ठीक है। तो इस तरह आप ये वेबसाइट किस बारे में है वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद कौन सा है, आई थिंक ये आखिरी है, मेटा नेम लिखना है, कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है, कीवर्ड्स, ये एक प्री डिफाइंड नेम है जिससे इस मेटा का मकसद पता लग जाएगा कि मेटा किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। कीवर्ड्स लिखना है, ठीक है, ये मेटा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ अभी बता दूंगा, तो यहाँ पे लिखना है कंटेंट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीवर्ड, जैसे कि एनिमल्स के बारे में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैट, देन डॉग, देन टाइगर, देन और लायन, देन और कौन से लिखूँ मैं यहाँ पे, बस इतने काफ़ी होंगे, आई थिंक समझाने के लिए काफ़ी होंगे। तो इस तरह आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए गूगल के अंदर, सर्च इंजन के अंदर, ठीक है। इससे वेब ब्राउज़र को पता लग जाएगा कि ये जो वेबसाइट है ये किस मुताबिक है कीवर्ड्स, इसमें वेबसाइट में कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ये वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन कौन सा है, ये किस मुताबिक है, ब्राउज़र को पता लगेगा। इसका ऑथर कौन है, और ये 2 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद रिफ्रेश हो, और इसमें डिवाइस विड्थ लगनी चाहिए और UTF-8 कैट सेट होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस मैंने आपको मेटा टैग करवा दी है। अब मेरी बात एक गौर से सुन लें। अच्छा पहले मैं इसको रिफ्रेश करके रन करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो रिफ्रेश तो हो रहा है, ठीक है, वो उस मेटा टैग की वजह से रिफ्रेश हो रहा है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये कौन सा पैराग्राफ टैग है, H1 टैग है, H2 टैग है, हेडिंग टैग है, ये वो नहीं है। ये ब्राउज़र को पता लग जाता है कि जो वेबसाइट मैं बनाने लगा हूँ, ये ब्राउज़र को पता लग जाता है कि इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्या है, इस वेबसाइट में कीवर्ड कौन से यूज़ हुए, इस वेबसाइट का ऑथर कौन है, ठीक है। तो अगर हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं, यहाँ पे कुछ सर्च करें, जैसे मैं अब लिख देता हूँ, ओके मेरी बैटरी बिल होने वाली, जल्दी मैं इस वीडियो को एंड करूँ, जिसमें लिख देता हूँ कैट्स वेबसाइट, ठीक है। अभी जो कैट्स है ये मैंने कीवर्ड में लिखा हुआ अपने यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कैट्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे लिखा, इससे मेरी जो वेबसाइट है वो सामने खुल सकती है, सामने, ठीक है, मेरी वेबसाइट आ सकती है, ठीक है, और लोगों की भी आ सकती है लेकिन मेरी भी आ सकती है, क्योंकि इस कीवर्ड्स की वजह से जो कि मैंने मेटा टैग पे लगाया है, तो इससे एसईओ परफॉर्म होता है, ठीक है। ये मेटा टैग है, इससे ब्राउजर को पता लग जाता है कि क्या क्या है। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब एक मेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लें, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड, ये भी कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड का मतलब ये नहीं कि इसको कहीं हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर H1 लिखता हूँ और H1 लिखता हूँ तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखूँ अगर मैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एरर दे देगा, ये हरगिज़ एरर नहीं देगा। इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह के वर्ड्स वगैरह को। मेरे कीवर्ड कहने का मतलब ये है कि इससे ब्राउज़र को पता लग जाएगा, यानी कि ये मेटा टैग किस लिए यूज़ हो रहा है, ये वाला मेटा टैग। अब देखो सारे तो टैग मेटा ही हैं लेकिन इनके फंक्शंस दूसरे हैं। ये मेटा टैग किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, अब किस लिए यूज़ हो रहा है इससे पता लग रहा है, इससे, ठीक है। ये मेटा टैग किससे यूज़ हो रहा है, इससे पता लग रहा है। अब देखो नेम यहाँ भी है, नेम यहाँ भी है, नेम यहाँ भी है, बट ये वाला मेटा टैग किस लिए यूज़ हो रहा है वो इससे पता लगा कि नेम व्यू पोर्ट, हाँ व्यू पोर्ट के लिए यूज़ हो रहा है। ये किस लिए, ये यहाँ ये ऑथर के लिए यूज़ हो रहा है मेटा टैग। ये किस लिए, ये डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ हो रहा है। ये किस लिए, कीवर्ड्स के लिए। तो मेटा टैग सेम है, इवन के एट्रीब्यूट्स भी कई मेटा टैग में सेम है, बट इनमें डिफरेंस हम कैसे कर पा रहे हैं कि उस नेम की वैल्यू जो है वो चेंज। अब इसको व्यू पोर्ट्स नहीं कर देना, व्यू पोर्ट ही रहने देना है, ठीक है, व्यू पोर्ट ही रहने देना है। तो इस तरह हम जान सकते, इस तरह हम पता लग जाता है कि मेटा टैग तो टैग भी सेम है, एट्रीब्यूट भी सेम है, बट इस नेम से पता लग रहा है कि ये मेटा टैग इसलिए यूज हो रहा है और इससे पता लग रहा है मेटा टैग इसलिए यूज हो रहा है, ये इसलिए यूज हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो अगर तो हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, जिस तरह है इसको इसी तरह लिखना है, ठीक है। जैसे ऑथर के ए नहीं बड़ा करना, और इसकी तो जरूरत नहीं पड़ती ना, इसको तो मैं अभी बंद कर देता हूँ। अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। बस गाइस इस वीडियो में इतना ही था। कोई क्वेश्चन है क्यूरी हो तो जरूर कीजिएगा, मैं बोलने लगा था कीजिएगा। और वीडियो लंबी बन गई होप सो। ओके देखता हूँ मैं। ओके 17 मिनट की वीडियो बन गई गाइस, इस वीडियो में इतना था। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन है क्यूरी हो तो जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके सो खुदा हाफिज़।